हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नूरजहां। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एमएस कॉलेज बीकानेर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून जो विषय है उस पर बात करूँगी और इस विषय के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसा कि मैं आगामी कक्षाओं में आपको बताती रही हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है राज्य का क्षेत्राधिकार, और वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और राज्य का क्षेत्राधिकार जो विषय जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी वो अगर हम उसको सामान्य भाषाओं में समझें तो एक बहुत आसान सी बात है कि क्षेत्राधिकार यानी मेरा अपना क्या दायरा है। यहाँ दायरे से मतलब क्षेत्राधिकार का है। और अगर ये बात व्यक्ति पर आ जाए, परिवार पर आ जाए, कॉलोनी, राज्य, जिला, प्रदेश, सब पर ये बात लागू होती है कि मेरा दायरा क्या है। उसी दायरे के अंतर्गत मैं जो आपको आज समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो ये है कि मैं एक व्यक्ति विशेष, एक राज्य विशेष, एक क्षेत्र विशेष, एक प्रदेश विशेष पर बात न करके एक राज्य के क्षेत्राधिकार पर बात करती हूँ जो पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय विषय का क्षेत्र है। मैं एक बात और आपसे यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगी, वो ये है कि राज्य जो हैं यानी स्टेट, राज्य जो हैं वो पूरी तरह से संप्रभु हैं। संप्रभु अर्थात वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र देश। इन स्वतंत्र, अब हमारी बात आ सकती है कि स्वतंत्र हैं फिर क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश संप्रभु हैं और संप्रभु राज्यों को अपने दायरों में बांटना, दायरों में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थाएं बन सकें। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जो बात करेंगे आज वो राज्य के क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। क्षेत्राधिकार जैसा कि आप स्क्रीन पर मीनिंग या अर्थ के रूप में देख रहे हैं कि एक राज्य के प्रदेश में रहने वाली प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति से संबंधित राज्य की संप्रभुता, व्यक्ति संबंधित राज्य की संप्रभुता के अधीन होते हैं या रहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति जिस राज्य में रह रहे हैं वो उस राज्य की संप्रभुता के अधीन होते हैं, इससे ऊपर और इससे बाहर नहीं होते, और इसलिए ये सभी उस राज्य के क्षेत्राधिकार में के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई। फिर हम आगे बात करते हैं कि राज्य को अपने प्रदेश में जो अधिकार प्राप्त होता है उसे हम क्षेत्राधिकार कहते हैं। देखो, मीनिंग को मैं यहाँ कुछ भागों में बांटकर आपको स्पष्ट करूँ कि एक देश जो संप्रभु है उसके प्रदेश में अगर कोई भी प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति है जो उस राज्य से संबंध रखती है वो उसके अधीन है, उसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है और वो उससे अलग नहीं जा सकता। ये चीज जो है वो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि राज्य के जो ये राज्य का उस वस्तु और व्यक्ति पर जो अधिकार होगा उस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में राज्य का क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब राज्य का क्षेत्राधिकार जहाँ कहा जा रहा है इसका मतलब 101% ये आ जाता है कि यहाँ सॉवरेनिटी या संप्रभुता से उसका संबंध है, यानी ये सारी चीजें उस राज्य की संप्रभुता के अंतर्गत आती हैं। अब ये संप्रभुता शब्द जो है उसको हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम राज्य के क्षेत्राधिकार में जब इस बात को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हम इसे दो भागों में बांटकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो दो भाग हैं, प्रादेशिक संप्रभुता और व्यक्तिगत संप्रभुता। अब प्रादेशिक और व्यक्तिगत संप्रभुता जो है उसमें हम ये लें कि प्रादेशिक संप्रभुता जो है वो ये है कि जब एक राज्य, प्रादेशिक संप्रभुता से तात्पर्य है कि जब एक राज्य के प्रदेश में व्यक्ति
वस्तुएं और जो घटनाएं घटित होती हैं, यानी राज्य के सीमाओं के अंदर जो घटनाएं, जो व्यक्ति, जो वस्तुएं, जो कुछ भी उसके राज्य के टेरिटरी के अंतर्गत जो चीज़ें हैं और घटित हो रही हैं, उन पर पूर्णतया अधिकार राज्य का ही होता है। और राज्य उन घटनाओं का, उन वस्तुओं का, उन समस्याओं का निस्तारण अपने प्रदेश में, अपनी टेरिटरी में, अपनी सीमाओं के अंतर्गत करता है। इसे तो हम कहते हैं प्रादेशिक संप्रभुता। और यहाँ दूसरी बात आ जाती है व्यक्तिगत संप्रभुता। व्यक्तिगत संप्रभुता से तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई घटना एक राज्य की सीमाओं के अंदर घटित नहीं हुई है, कहीं बाहर घटित हुई है, लेकिन उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस घटना का संबंध संबंधित राज्य से है। और उसके निस्तारण के लिए उसे जो अधिकार मिलेंगे, जो दायित्व मिलेंगे, वो उन कामों को बाहर कैसे कर पाएगा, ये अपनी सीमाओं के बाहर जो काम वो करता है, उनको हम व्यक्तिगत संप्रभुता कहते हैं। अर्थात यहाँ क्षेत्राधिकार से, राज्यों के क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि जहाँ जो 3 अर्थ में आगे स्पष्ट कर चुके, उसमें एक चौथा पैराग्राफ और हम जोड़ेंगे कि प्रादेशिक और व्यक्तिगत संप्रभुता के अंतर्गत जो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, उसे हम राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले सकते हैं। अर्थात क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है एक राज्य में रहने वाली वस्तु, व्यक्ति से संबंधित जो राज्य की संप्रभुता में आते हैं, हम उसे राज्य क्षेत्राधिकार कहते हैं। राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रादेशिक और व्यक्तिगत संप्रभुता के अधिकार निहित रहते हैं। इस स्थिति को, इस परिस्थिति को हम राज्य का क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर जो विद्वान हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोफेसर फैनविक है, कैल्सन है, मैकमिलन है, ब्रायली हैं, ये विद्वान हैं। इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं और उन परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राज्य का क्षेत्राधिकार क्या है। और राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो मैंने बातें आपको बताई, उसमें से विद्वानों ने कुछ बातों को, अलग अलग बातों को हाईलाइट करने का प्रयास किया है, जिसको हम विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे हैं। यानी अर्थ और परिभाषा के बाद मैं एक तीसरी बात पर आपके साथ आना चाहूँगी। वो ये है कि जो राज्य का क्षेत्राधिकार है वो किन किन क्षेत्रों में होता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ क्षेत्राधिकार की बात आती है, वहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपने घर में घुसते हैं तो हमारे घर में हमें लगता है कि ये हमारा घर है और इस पे पूरे पर मेरा अधिकार है। लेकिन हम जैसे जैसे घर के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक जगह, हर एक स्थान पर मेरा अपना कुछ एक क्षेत्राधिकार होता है, मेरा अपना कुछ एक दायरा होता है। तो इसी तरह राज्यों का भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। उन सारे क्षेत्रों में वो क्या क्या अपना अधिकार रखता है, वो क्या क्या अपनी संप्रभुता का उपयोग उस अधिकार के अंतर्गत कैसे कर पाता है, इसको हम अब की इस बात में हाईलाइट करना चाहेंगे। और इसी हाईलाइट के अंतर्गत देखो, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो वो ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के क्षेत्राधिकार को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। ए पार्ट में आप देखेंगे व्यक्तियों पर क्षेत्राधिकार, फिर विदेशियों पर क्षेत्राधिकार, फिर है विदेशों में स्थित सशस्त्र सेनाओं पर क्षेत्राधिकार। और इसी बी पार्ट में आप देखेंगे सबसे नीची लाइन में वो है विदेशी राज्यों पर एवं उनके अध्यक्षों पर क्षेत्राधिकार। यानी बी पार्ट में भी कुछ और सब पॉइंट है जिसको मैं आपको आगामी क्लास में भी आपको इस स्क्रीन पर दिखाऊंगी। जो मैं आज आपसे बात करूंगी वो ए पार्ट पर बात करूंगी। वो है विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य क्षेत्राधिकार का ए पार्ट, ए या ए पार्ट, जिसमें वो आता है कि फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें व्यक्तियों पर क्षेत्राधिकार, कि व्यक्तियों पर राज्य का क्या क्षेत्राधिकार होता है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक राज्य में
अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं, ये हम जानते भी हैं। संप्रभु होने के कारण राज्य उन सभी पर अपना क्षेत्राधिकार रखता है। कुछ व्यक्तियों पर वो अनेक सीमाओं के अंतर्गत उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, और कुछ व्यक्तियों और करता है, और अनेक सीमाओं से किंतु कुछ व्यक्तियों पर अनेक सीमाओं में ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, और व्यक्तियों पर राज्य के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने के लिए इसे कुछ और सब पॉइंटों में बांटा जा सकता है, जिसमें बहुत सारी और फर्स्ट पॉइंट में बहुत सारी छोटी छोटी बातें और निकलती हैं। लेकिन बेसिकली मैं बताऊं कि व्यक्तियों पर जो राज्य का क्षेत्राधिकार है, वो राज्य के क्षेत्राधिकार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर 100% राज्य का क्षेत्राधिकार लगता है, और वो उसके अंतर्गत व्यक्तियों को संयमित रखता है, नियंत्रित रखता है। इसी के अंतर्गत अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ रह रहे हैं, राजनयिक रह रहे हैं, है ना, ऐसे में राज्य का क्षेत्राधिकार व्यक्तियों पर किस तरह से काम करेगा, ये अलग अलग छोटी छोटी बारीकियां हैं। इन बारीकियों को हम संभवतः अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं आज आपको ए पार्ट के फर्स्ट पॉइंट पर छोड़ती हूँ कि व्यक्तियों पर राज्यों का क्या क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन व्यक्तियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इस संबंध में आपसे बात करूँगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।